नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इक्ता, जिसे अक्ता भी कहते हैं। अक्ता प्रथा या इक्ता प्रथा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इक्ता प्रथा का शाब्दिक अर्थ है शर्तों पर भू राजस्व या भूभाग या साम्राज्य के किसी क्षेत्र को किसी व्यक्ति को सौंपना। ये अरबी भाषा का शब्द है इक्ता। इसका उल्लेख निजामुल मुल्क अबू हारून बिन अली तुसी की किताब है सियासतनामा, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। और इसका उद्देश्य लागू करने का था वेतन के स्थान पर भू राजस्व हस्तांतरण करना, अर्थात उनको नगद वेतन या और कोई तरीके से वेतन न देके जो भू राजस्व आता था उसका हस्तांतरण, मीन्स भू राजस्व कलेक्शन करते थे, उसी से सैनिकों को वेतन मिलता था, प्रशासनिक तौर पर उसका उपयोग होता था। और सैन्य प्रशासन पर नियंत्रण रखना, अर्थात इक्ताधारी जो होते थे वो सेना भी रखते थे और इसी भू राजस्व से सेना को पेंशन वेतन आदि देते थे। तो इसका मेन मकसद था वेतन के स्थान पर भू राजस्व का हस्तांतरण और सैन्य प्रशासन पर नियंत्रण रखना। इसका प्रमुख कार्य क्या था? भू राजस्व वसूल करना, सैनिक व्यवस्था बनाए रखना, सैनिकों को वेतन देना, सैनिकों की निगरानी रखना, सैनिकों की भर्ती करना, पूरा सैनिकों की टुकड़ियों को व्यवस्था करना। जब से राजा को जरूरत पड़ती थी तो सैनिक प्रोवाइड कराते थे। तो सैनिक व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये आदि इसके मुख्य कार्य थे, इसके इक्ताधारी होते थे। भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने की थी। और वो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने हांसी, जो कि वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में है, का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दूसरी इक्ता उसने कच्छ दी थी, किसे? नासुरुद्दीन अस्ताम को। नासुरुद्दीन अस्ताम को कच्छ की इक्ता प्रदान की थी। किसने? मोहम्मद गोरी ने 1191 में। ये दो इसके उल्लेख आते हैं जिससे पता चलता है कि 1191 में मोहम्मद गोरी ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। भारत में सर्वप्रथम शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में इक्ता प्रथा लागू की। संस्था के रूप में प्रश्न यदि आता है कि इक्ता को संस्था के रूप में किसने लागू किया, तो इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में किया भारत में। और इक्ता प्रथा की भारत में शुरुआत किसने की, तो मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में। सामान्यतः दो प्रकार की इक्ताएं प्रचलित थी। पहली छोटी इक्ता, जिसके धारक जो होते थे उसको इक्तादार कहते थे, और उसके कार्य भी राजस्व, सैनिक, कानून व्यवस्था वही थे जो मैंने ऊपर बताए। दूसरी होती थी बड़ी इक्ता। इसके जो धारक होते थे उनको मुफ्ती, वली या अमीर कहा जाता था। ये उच्च अमीरों व सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाती थी और इनके कार्य भी मुख्यतः वही थे, प्रशासनिक, सैनिक, न्याय इनके अतिरिक्त थे। न्याय कार्य, कोई समस्या होती थी, विवाद होता था तो न्यायिक कार्य भी करते थे। कृषि से संबंधित समस्या या कृषि कार्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो भी ये देखते थे। और सड़क निर्माण करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, बड़े कार्य जो थे प्रशासनिक कार्य, वो बड़ी इक्ता धारक देखते थे, जिसमें मुफ्ती, वली और अमीर होते थे। अलमावर्दी एक व्यक्ति है जिसकी किताब है अल अहकाम अल सल्तानिया अल विलायत अल दीनिया। इसमें इक्ता की जो दो प्रकार की प्रचलन बताया है। इसमें दो प्रकार की इक्ताओं का उल्लेख आता है। पहली इक्ताए तमलीक, यह वंशानुगत थी, प्रशासन व राजस्व संग्रहण से जुड़े व्यक्तियों को दी जाती थी। और दूसरी इक्ताए इस्तिगलाल, ये वंशानुगत नहीं थी, पेंशनधारी, वेतन, धार्मिक, शैक्षणिक कार्यों में संलग्न वर्गों को यह इक्ता दी जाती थी। तो ये अलमावर्दी का, ये नेट में प्रश्न आया हुआ है, अलमावर्दी ने किन दो प्रकार की इक्ताओं का उल्लेख किया है, और उसकी किताब का भी बड़ा लंबा नाम है। फिरोज तुगलक ने इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया था और इक्ता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था, क्योंकि इसने सैनिकों को वेतन नकद देने की प्रथा चालू कर दी थी और इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। फवाजिल एक शब्द है जो आता है इससे रिलेटेड। इसमें भू राजस्व जो भी एकत्र करते थे और उसका खर्च सैनिक व्यवस्था, प्रशासनिक और भू संग्रहण में जो हो जाता था, और सब खर्च निकालने के बाद जो शेष धन बचता था वो साम्राज्य के राजकोष में जमा किया जाता था। उस जो धन को या राशि को जो शेष बचता था राजकोष में जमा करते थे, उसको फवाजिल कहा जाता था। ये था इक्ता व्यवस्था के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।